तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंज़ा के बारे में कि इन्फ्लुएंज़ा क्या होता है। इन्फ्लुएंज़ा एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि एयरबॉर्न है, यानी कि इसका जो स्प्रेडिंग है, जो ट्रांसमिशन है वो एयर के थ्रू ईजिली हो जाता है। लोगों में जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन आराम से ईजिली जो है ट्रांसमिट हो जाता है। तो इन्फ्लुएंज़ा में क्या है, इन्फ्लुएंज़ा में फ्लू लाइक जो सिम्टम्स है वो शो होते हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, रनी नोज़ हो गया, इची आइज़ हो गई, टीयरिंग हो गई। ये सारे जो कफिंग वगैरह जो है नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें जो है इन्फ्लुएंज़ा में शो होते हैं। तो इन्फ्लुएंज़ा जो है हर किसी जो जैसे कि बच्चों को भी हो सकता है, अगर वो कम एज के बच्चे हैं उनको हो सकता है, या फिर जो ओल्ड एज पीपल हैं उन लोग को भी जो है इन्फ्लुएंज़ा हो सकता है, या फिर जो इम्यूनिटी जिनकी वीक है उन लोग को भी इन्फ्लुएंज़ा होने के जो है हायर रिस्क जो है रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि इसका क्या क्या जो है जो इसके कॉजेज़ क्या है। तो कॉजेज़ में जो है ऑर्थोमिक्सोवायरस है। ऑर्थोमिक्सोवायरस ए, बी या फिर सी इनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा की वजह से जो है इन्फ्लुएंज़ा कॉज होता है, दैट रीज़न इसका नाम जो है इन्फ्लुएंज़ा रखा गया है। इसके बाद बात करेंगे इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जो बॉडी में एंटर करने के बाद जो है सिम्टम, जो फर्स्ट सिम्टम कब शो करता है, तो वो है 3 से 5 दिन के अंदर जो है ये बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद जो है फर्स्ट सिम्टम शो कर देता है 3 से 5 दिन के अंदर। इसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इन्फ्लुएंज़ा का जो है जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जैसे कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर जो है इन्फ्लुएंज़ा आराम से जो है ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कि कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, लाफिंग हो गया, या फिर किसी से जो है इन्फेक्टेड पर्सन से बात करना, तो इन सारी चीज़ों से जो है इन्फ्लुएंज़ा ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यूज़ की हुई चीज़ें हैं, जैसे कि टॉवल हो गया, उसके बेड पेन्स हो गए, उनके बेडशीट हो गई, जो क्लोथिंग्स हो गई, वो सारी चीज़ें जो है यूटेंसिल्स हो गए जैसे कि, तो ये सारी चीज़ों के अगर कांटेक्ट में आते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन ने पहले से ही उन चीज़ों को यूज़ किया, अगर हम भी उनको यूज़ करेंगे तो जो है इन्फ्लुएंज़ा ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो इन्फ्लुएंज़ा के रिस्क फैक्टर्स जो हैं, एक तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में, जो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है, तो प्रेग्नेंट लेडी को जो है होने के चांसेस जो है रहते हैं कि उनको इन्फ्लुएंज़ा हो। और इसके अलावा जो है जो चिल्ड्रन है, जो कम एज के बच्चे हैं, उन लोग में भी उन बच्चों में हो सकता है, या फिर ओल्ड एज पीपल हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उन लोग में भी स्प्रेड हो सकता है, वो हाई रिस्क में रहते हैं इन्फ्लुएंज़ा के। इसके अलावा जिन भी लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर ऑटो इम्यून उनको डिसीज़ है, तो उस ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो है इन्फ्लुएंज़ा होने के हायर चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कोई सराउंडिंग हो गई, जैसे कि कोई पर्सन है, तो फैमिली है, वो हॉस्पिटल एरिया के आसपास रहते हैं, वहाँ पर जो है पेशेंट का आना जाना रहेगा, तो एयरबॉर्न डिसीज़ है तो आराम से जो है ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा जो है जैसे कि ऑक्यूपेशन हो गया, लोग काम पर जाते हैं, ऑक्यूपेशन में भी जो है ट्रांसमिट हो सकता है इन्फ्लुएंज़ा, क्योंकि वहाँ पर भी जो है क्लोज कांटेक्ट में आते हैं बातें करने से, या फिर स्नीजिंग वगैरह, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तो कांटेक्ट में आने से इन्फ्लुएंज़ा जो है हो सकता है हेल्थी पर्सन्स में। इसके अलावा अनदर, जैसे कि क्रोनिक डिसीज़ेज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, कोई भी हार्ट डिसीज़ हो गई, या फिर कोई भी रीनल डिसीज़ हो गई, ब्लड डिसऑर्डर हो गया, तो क्रोनिक जो डिसीज़ेज़ हैं, तो क्रोनिक डिसीज़ेज़ की वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेसेंट हो जाता है, तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स की वजह से जो है इन्फ्लुएंज़ा होने के हायर जो है चांसेस रहते हैं। रिस्क फैक्टर्स के अलावा बात करेंगे कि इसमें क्या क्या जो है सिम्टम शो होते हैं इन्फ्लुएंज़ा में। तो जिस किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंज़ा होता है उनमें फ्लू लाइक सिम्टम शो होते हैं, जैसे कि उनमें कॉमन कोल्ड हो गया, सोर थ्रोट हो गया, उनको फीवर हो गया, फीवर आ सकता है, उन लोग को हेडेक रह सकता है, मसल पेन रह सकता है, उनको एब्डोमिनल पेन के साथ में चेस्ट में कंजेशन और फिर चेस्ट पेन भी उन पर्सन को हो सकता है, टैकीकार्डिया रह सकता है, हायर हार्ट रेट जो है, इंक्रीज हार्ट रेट उन लोग को रह सकती है। इसके अलावा फीवर जो है हाई ग्रेड फीवर रहेगा लोगों को, जिस
जिसको भी इन्फ्लुएंज़ा होगा। इसके अलावा पेशेंट में कफिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग रहेगी, उसकी आइज़ जो है रेड एंड आइज़ रहेंगी और टीयरिंग भी उनमें देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एलर्जिक सिम्टम जो है पेशेंट के अंदर शो होते हैं फ्लू में। इसके अलावा पेशेंट में अनदर सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, एनोरेक्सिया हो गया। एनोरेक्सिया में पेशेंट को जो है भूख नहीं लगेगी, डायरिया वॉमिटिंग होगा, इंडाइजेशन हो सकता है, इंडाइजेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मे भी डायरिया भी हो सकता है। इन सारे जो है सिम्टम्स के अलावा पेशेंट में जो है वीकनेस, फटीग, ये सारी चीज़ें जो है देखी जा सकती हैं और वो कोई भी काम करने के लिए इनेबल रहेंगे, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी कि वो काम कर सकें। इसके अलावा पेशेंट में जो है इरिटेबिलिटी देखी जा सकती है, इंसोम्निया देखा जा सकता है पेशेंट में, और जो है उनमें बहुत ज़्यादा जैसे कि उनमें टैकीकार्डिया देखा जाएगा, हार्ट रेट उनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहेगी और उनका जो बॉडी का जो सिस्टम है वो एकदम से लेथार्जिक फील करेंगे उन पेशेंट जो है जिनको भी इन्फ्लुएंज़ा होगा। सिम्टम्स के बाद बात करेंगे कि इन्फ्लुएंज़ा में जो है बेटर फाइंडिंग्स के लिए क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में पहले हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट से पूछेंगे कि उनको क्या क्या जो है सिम्टम्स हैं और कितने टाइम पीरियड से जो है उनको ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें टैकीकार्डिया हो गया या फिर अनदर सिम्टम, जैसे कि उनमें एलर्जिक सिम्टम शो हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। इसके अलावा सीबीसी कर सकते हैं। सीबीसी में जो है डब्ल्यूबीसी काउंट और जो लिम्फोसाइट्स का काउंट है वो बहुत ही कम देखा जाएगा। तो जो है ल्यूकोपीनिया उन पेशेंट में देखा जा सकता है या फिर लिम्फोपीनिया देखा जा सकता है। लोअर अमाउंट वो लो और लोअर जो है रेट ऑफ दी डब्ल्यूबीसी और लोअर काउंट ऑफ दी जो है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी दोनों का काउंट कम देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट में उनका कल्चर करवा सकते हैं। ब्लड कल्चर के अलावा जो है उनका स्पूटम टेस्ट करवा सकते हैं कि उसमें जो है वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के लिए जो है स्पूटम टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा उन पेशेंट में एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे से जो है उनमें क्या जो कंजेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है उसको देखा जा सकता है कि कहीं उनको रेस्पिरेटरी जो है डिसीज़ यानी कि जो इन्फ्लुएंज़ा है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक तक तो नहीं जो है सीवियर हो गया है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी में सिस्टम में जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कंजेशन, चेस्ट कंजेशन जो फील हो रहा है। तो इसके लिए चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं और ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं कि ब्रोंको जो है ब्रोंकाइटिस तो नहीं है उन पेशेंट को इन्फ्लुएंज़ा की सीवियरनेस की वजह से। तो ये सारे हम इसमें डायग्नोसिस करवा सकते हैं। इसके अलावा है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इन्फ्लुएंज़ा के लिए एंटीपायरेटिक्स ड्रग दे सकते हैं, उनका वैक्सीनेशन कर सकते हैं, उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं जो कि हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इन्फ्लुएंज़ा जो है कम किया जा सकता है ऐसे। एंटीपायरेटिक्स के अलावा एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं, उनको एंटी डायरियल दे सकते हैं, एंटीइमेटिक्स दे सकते हैं जिससे कि वॉमिटिंग और डायरिया ट्रीट हो। फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं जिससे कि उन पेशेंट में डायरिया जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो ट्रीट हो सके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो थेरेपी से। इसके अलावा पेशेंट को जो है ब्रोंकोडाइलेटर्स दे सकते हैं, उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं अगर कहीं भी स्वेलिंग है या रेडनेस है तो इसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं एलर्जिक सिम्टम्स को कम करने के लिए, या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग जो है उसको जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन ए रिच डाइट देंगे, जिससे कि जिन लोगों में भी विटामिन ए की जो है डिफिशियंसी होती है वो भी उन लोग की इम्यूनिटी जो है वीक हो जाती है। तो हायर रिच जो है रिच अमाउंट ऑफ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की डाइट देंगे और लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट देंगे जिससे कि डाइजेशन अच्छे से हो सके। प्लेंटी ऑफ वाटर लेने के लिए कहेंगे पेशेंट को, और जो है उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे जिससे कि वो उनको रिलैक्स फील हो। साइकोलॉजिकल सपोर्ट से जो है उनकी एंजाइटी, फियर कम हो सके और वो जल्दी से रिकवर हो सके डिसीज़ कंडीशन से। इसके साथ साथ जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जो है कोल्ड थिंग्स ना लें, जैसे कि कोल्ड वाटर हो गया या फिर अनदर जो है
कोल्ड थिंग्स ना लें जिससे कि फ्लू लाइक सिम्टम जो है इंक्रीज़ हो या फिर एलर्जिक सिम्टम इंक्रीज़ हो जाए। इसके अलावा पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो किसी से भी बात करते हैं तो वो मास्क वियर करें और साथ ही साथ जो है हैंकी जो है रुमाल का जो है उपयोग करें, जिससे कि जो ड्रॉपलेट्स हैं खांसते छींकते या फिर बात करते टाइम पर दूसरे पर्सन तक जो है इन्फ्लुएंजा जो है ट्रांसमिट ना हो। इसके अलावा पेशेंट को सही जो अच्छी एक्सरसाइज एंड जो है हाई रिच अमाउंट ऑफ डाइट लेने के लिए कहेंगे, जिससे कि उसकी डिसीज़ कंडीशन जल्दी से ट्रीट हो सके। तो आज हमने पढ़ा था इन्फ्लुएंज़ा के बारे में कि इन्फ्लुएंज़ा क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से एज ग्रुप हैं, कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क में रहते हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है कैसे किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।